मैं शाहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी क्लासेस प्रयाग एकेडमी उन्नाव की हैं वो आपके YouTube चैनल पर भी आ रही है। तो आज हमारी पहली क्लास आ रही है और जो पहली क्लास है हमारी जीएस विषय की है। तो उसमें हम देखेंगे जीएस का जो पार्ट होता है वो हमारा होता है भूगोल। तो सबसे पहले आज जो हम चालू करेंगे वो भूगोल विषय चालू करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सेंट्रल की तैयारी करें, इस समय जैसे सुपर टेट है और पेट भी चल रहा है, यूपीएसआई भी आ गया है। तो उन सभी जॉब्स में या सभी वैकेंसियों में जो हमारी हैं उसमें आप देखोगे जो भूगोल है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले आज हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूगोल को हम आसान कैसे बना सकते हैं और हम आसान बना के ही पढ़ेंगे, कुछ चीजें सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे भूगोल विषय की तो यहाँ पर हम 2 यूनिटों में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एक विश्व का भूगोल हो गया तो हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी, और दूसरा हमारा हो गया भारत का भूगोल। तो 2 यूनिट हो गई, एक विश्व का भूगोल हो गया, एक भारत का भूगोल हो गया। तो हम आज देखेंगे जो हमारी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में दोनों यूनिटों से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज्यादा जब हम देखते हैं बात करते हैं तो हमारा जो भारत का भूगोल है ये अपना इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर हम जो आज स्टार्ट करेंगे हमारी पहली क्लास होगी और एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको सिखाते चलूंगा। अब सबसे पहले बात करेंगे विश्व के भूगोल की, क्योंकि 2-3 चीजें यहाँ से हम देखते हैं और उनको देखने के बाद हम भारत के भूगोल में चलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं और पढ़ते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चनों में पहले जाएंगे कि जैसे यही जो आपका भूगोल है ये शब्द है, तो आपसे यही कह सकता है, सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जो भूगोल शब्द है इसका प्रयोग किया है इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज ने। तो आपसे सीधा कह सकता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो इरेटोस्थनीज ने किया है। और ये जो भूगोल है ये भूगोल विषय के रूप में जब मान्यता की बात आती है तो 19वीं शताब्दी में पहली बार इसे मान्यता मिली। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि भूगोल को विषय के रूप में मान्यता किस शताब्दी में मिली, तो 19वीं शताब्दी में। आप सबसे पहले जाएंगे तो यहाँ पर जो भूगोल है हम कह सकते हैं इसमें पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ये जो विषय है पृथ्वी के बारे में ही सारी चीजें हैं। आप जब सबसे पहले बात करेंगे तो 6ठी शताब्दी BC में एक हमारे खगोल शास्त्री हुए जिन्हें कहते हैं हिकेटियस। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब जो हिकेटियस हैं इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम था जस्ट पीरियड्स। और इसी जस्ट पीरियड्स को हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। आज समझो कौन सा आ गया, पृथ्वी का वर्णन। तो सबसे पहले इन्होंने इस पुस्तक में पृथ्वी के क्रमबद्ध अध्ययन को परिभाषित किया। और जब इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के अध्ययन को परिभाषित किया, कुछ चीजें यहाँ पर बताई, तो इन्हीं हिकेटियस को हमने, बात समझिएगा, इन्हीं हिकेटियस को हमने भूगोल का पिता कह दिया। बात समझो कौन सा आगे। तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है, हमने देखा भूगोल शब्द की बात आएगी तो इरेटोस्थनीज आएंगे, अगर भूगोल के पिता की बात आएगी तो हिकेटियस आएंगे। और हिकेटियस की पुस्तक कौन सी, जस्ट पीरियड्स। इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि ये जो इरेटोस्थनीज हैं इन्होंने आप देखोगे हमारा व्यास पता किया है पृथ्वी का। और जब व्यास पता किया है तो इन्होंने कहा है व्यवस्थित कर दिया है पृथ्वी के अध्ययन को। और जब पृथ्वी के अध्ययन को व्यवस्थित कर दिया है इन्हें कहते हैं व्यवस्थित भूगोल का पिता। कौन सा कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का पिता। तो 2 चीजें याद रखिएगा, अलग अलग है। अगर आपको भूगोल का पिता पूछे तो आप हिकेटियस को लगाइएगा, अगर वही व्यवस्थित भूगोल का पिता आपसे पूछ देता है तो आप याद रखिएगा इरेटोस्थनीज है। आगे चलेंगे, जब हमने पृथ्वी के व्यास का पता लगाया उसके बाद हमें आया जैसे व्यास है तो एक गोल हो गया, ग्लोब आ गया। तो आपसे कह सकता है कि जो ग्लोब है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं। बात समझो कि ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा। वो ग्लोब के निर्माता हो जाते हैं आपके मार्टिन बेहम। कौन से हो गए, मार्टिन बेहम। आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे जैसे ग्लोब आ गया तो ग्लोब में आप देखोगे जो होगा हमारा मैप आएगा ना, मानचित्र आएगा। तो आपसे सीधा कह सकता है कि विश्व का मानचित्र किसने दिया, विश्व का मानचित्र किसने दिया, तो विश्व का मानचित्र दिया एनेक्सीमेंडल ने।
एनेक्जिमेंडर। तो आप सीधा कह सकता है या एनेक्जिमेंडर आता है। तो सीधा 2 क्वेश्चन 3 हो गए हमारे पास। अगर हमें भूगोल का पिता पूछेगा तो हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का पिता पूछेगा तो इरेक्टस, ग्लोब का निर्माता पूछेगा तो मार्टिन बेहम हो जाएंगे। ठीक, अब आप देखोगे विश्व के मानचित्र की बात करेंगे तो एनेक्जिमेंडर हो जाएंगे। पर अगर विश्व का मानचित्र है तो अपना भी तो होगा, और हमारा है क्या? भारत। तो सीधा याद करो कि अगर आपसे कहते हैं भारत का मानचित्र किसने दिया है, भारत का मानचित्र किसने दिया है, तो भारत का मानचित्र देने वाले हो जाते हैं भैया आपके एन विले। कौन हो जाएंगे? एन विले। तो इतने आप 3-4 पॉइंट लिख लीजिएगा कि जैसे हिकेटियस हो गया आपके भूगोल के पिता, इरेक्टोस्थनीज हो गया आपके व्यवस्थित भूगोल के पिता, और भूगोल शब्द भी इरेक्टोस्थनीज ने दिया है, ग्लोब के निर्माता हो गए मार्टिन बेहम, विश्व मानचित्र दिया है एनेक्जिमेंडर ने। ठीक, आगे देखेंगे भारत का मानचित्र एन विले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे तो यहाँ से कुछ चीजें हमने कहा विश्व को ही पढ़ते हुए चलेंगे, जनरल चीजें थी हमारे भूगोल विषय की जो हमें जाननी जरूरी है, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम आप देखोगे विश्व की चीजें पढ़ेंगे, और विश्व की चीजों को पढ़ने के बाद हम जाएंगे तो सबसे पहले हमने कहा भूगोल विषय का अध्ययन है। तो सबसे पहले इसमें हमने कहा पृथ्वी का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? पृथ्वी का। और आप सभी को पता होगा पृथ्वी एक क्या है? आपका ग्रह है। क्या है पृथ्वी? आपका ग्रह है। तो सबसे पहले याद करो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो जब हम सौर मंडल पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, पिछले पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि जो पृथ्वी होती है उसका कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता है। जो भी प्रकाश होता है वो सूर्य का होता है। जो भी प्रकाश होता है वो किसका होता है? सूर्य का होता है। तो जब हम बात करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे जब सूर्य के प्रकाश से हम प्रकाशित हैं, जो भी आप याद करिएगा, हमारा तारा कभी कभी पूछ लिया जाता है तो हमारा तारा सूर्य है और सूर्य का ही प्रकाश है। तो सबसे पहले हम ध्यान देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, इसे समझने के लिए आपको पता होगा कि जो हमारा पृथ्वी है, ग्रह है, वो चक्रण करता है, परिक्रमा करता है, और परिक्रमा किसकी करता है? सूर्य की करता है। तो आपसे यही पूछ दे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर करता है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर करता है? तो आप देखो कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करता है। मान लो आप भूल जाओ पेपर के समय, तो ये याद कर लो जो भी ग्रह होगा जिसका सूर्योदय जिस दिशा में हो रहा होगा वो दूसरी दिशा से उसी दिशा की ओर घूम रहा होगा, और जिधर अस्त हो रहा होगा उस दिशा से वो घूम रहा होगा। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का जो सूर्योदय होता है पूर्व में होता है, अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। तो पृथ्वी हमारी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो ये तो सूर्य की परिक्रमा हो गई। पर आप एक चीज और समझो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है पश्चिम से पूर्व। बात समझो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है पश्चिम से पूर्व। तो बात समझो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है पश्चिम से पूर्व। एक चीज ये भी याद रखिएगा, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी आप देखिएगा पश्चिम से पूर्व घूमती है, और आप देखोगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे ले लेती है। बात समझो, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, आप देखोगे, आपने देखा होगा 23 घंटे 54 मिनट करके कुछ आते हैं। तो वही आप देखोगे जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। तो आप याद रखिए, और यही जो घूर्णन गति है, इसी गति के कारण दिन व रात होते हैं। इसी गति के कारण क्या होते हैं? दिन व रात होते हैं। बात समझो कि दिन व रात किस गति के कारण होते हैं? तो घूर्णन। एक चीज याद करो, सीधा आपसे कह सकता है कि पृथ्वी पर दिन व रात किस गति के कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन व रात किस गति के कारण होंगे? घूर्णन। और घूर्णन जो है अपने अक्ष पर घूमना है, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे हम परिभ्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण भी कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब है अपनी परिधि के चारों ओर घूमना, यही आपका परिभ्रमण कहलाता है। अब एक गति हो गई। अब आप देखोगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। कौन सी गति कहेंगे? परिक्रमण गति। तो अब आप देखोगे जो सूर्य है
उसके चारों ओर पृथ्वी जो घूमती है उसे परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लग जाते हैं, 5 मिनट 48 सेकंड सीधा आपको 6 घंटे। तो यही पर आप देखोगे यही पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाती है। क्या कहलाती है? पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाती है। तो याद रखो कि अगर आपसे कह सकता है भाई, आपने देखा होगा कि हमारे पास 365 दिन है। क्यों 365 दिन है? इसको समझो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन ले लेती है? 365 दिन ले लेती है। और वही 365 दिन क्या हो जाता है? पृथ्वी का 1 वर्ष हो जाता है। और वही गति कौन सी कहलाती है? वार्षिक गति कहलाती है। अब ये आप देखोगे यही 6-6 घंटे आप देखोगे 4 वर्षों तक बढ़ते रहते हैं। और आगे चल के आप देखोगे 4 वर्षों बाद, ये 4 वर्ष बाद आपका एक पड़ता है लीप ईयर। कौन सा पड़ जाता है? लीप ईयर। उसमें यही तो देखते हो कि साल जो हमारा होता है 366 दिन का हो जाता है। कितने दिन का हो जाता है? 366। पर अब आप ध्यान से देखिएगा, सूर्य तो फिक्स है। सूर्य के फिक्स होने के कारण यहाँ पर आप देखोगे जो भी चेंजमेंट होते हैं पृथ्वी पे तापमान के, वो सब पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का कोई तापमान नहीं है, मैंने बताया। जो भी टेम्परेचर है वो सूर्य का है। तो ये दो गतियां हैं, तो दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण होते हैं। और अगर ये कहे कि वर्ष किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण। और याद रखिएगा कि लीप ईयर 4 वर्षों में क्यों आता है, ये भी आप समझ लो, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा लीप ईयर के बारे में। ठीक, अब आगे चलेंगे, इसका भी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे तो ध्यान से देखेंगे पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण परिस्थितियां कैसे चेंज होती हैं पृथ्वी पर। बात समझो कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण कैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं, उनके बारे में समझें। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, अब यहां पर हमने देखा कि जो सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश आप देखोगे पृथ्वी पर आता है, क्योंकि तभी तो हमें तापमान मिलेगा। तो जब सूर्य का प्रकाश है, आप देखिएगा ये जिस स्थान पर गिरता है वहीं से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। और जो उत्तर वाला होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा कह देंगे? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा हम कह देंगे नीचे वाला हमारा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। बात समझिएगा। अब इसके बाद हम जाएंगे जहां से हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश जहां से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त कर रहा है, उसे हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा का? अक्षांश। बात समझो, यही रेखा मैं पढ़ने की बात कर रहा था कि ये जो अक्षांश है, इससे हम देखेंगे हमारे तापमान का पता लगाएंगे कि तापमान कहां पर कैसा होगा, ये हमारी अक्षांश रेखा बता देगी। दूसरी बात, जलवायु किस स्थान पर कैसी होगी, ये भी बता देगी। तीसरी बात, कौन सी वनस्पतियां कहां पर आएंगी, उसका भी हम जानकारी इसी अक्षांश से करेंगे। और तीसरी बात, हमारे क्षेत्रफल को भी बता देगी, क्षेत्रफल का भी बता। तो इतनी बातें। और जो दूसरी रेखा मैंने पढ़ने की बात की थी वो हम देशांतर पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे भैया? देशांतर। तो देशांतर रेखाओं से हम ध्यान से देखिएगा, एक तो समय बताएंगे और समय के साथ यहां से तिथि मिलेगी। क्या लेंगे? समय के साथ तिथि मिलेगी। तो अब दोनों रेखाओं को पढ़ते हैं। तो हमने कहा सूर्य का प्रकाश इस स्थान पर पड़ता है क्योंकि यहाँ पर घूर्णन भी हो रहा है, परिक्रमण भी हो रहा है, उस कारण ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि ये जो प्रकाश पड़ता है उसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश को हम कई नामों से देखते हैं, जैसे विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है? कौन सा अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है? तो जब पृथ्वी के अक्षांश की बात करेंगे कि कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा? विषुवत रेखा आ जाएगी। एक चीज याद रखिए, अब इस विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, एक अगला नाम भी कह सकते हैं इक्वेटर लाइन। तो याद रखो कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर कहते हैं। ठीक, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमने कहा जो सूर्य का प्रकाश है वही पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है।
और हमने दो गतियां भी पढ़ ली थी, घूर्णन और परिक्रमण, जिनके कारण एक कंडीशंस बन जाती है कि जो सूर्य की सीधी किरणें होंगी वो 23.5 उत्तर के ऊपर नहीं जा पाएगी, और वही कंडीशन दक्षिण में भी बनेगी कि 23.5 दक्षिण तक नहीं जा पाएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो आप देखोगे ये चीजें होगी, इसीलिए आप देखोगे मैंने 0 के बाद 23.5 को परिभाषित किया है, और इस 23.5 को हमने कहा है उत्तर है अगर अक्षांश तो उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। उत्तर वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। वहीं जब हम बात करेंगे दक्षिण वाली 23.5 डिग्री की, दक्षिणी अक्षांश की, तो उसे हम कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा आ जाएगी? मकर रेखा आ जाएगी। अब बात समझो कि अभी तक अगर ऐसी कंडीशन सूर्य से ही बनेगी, जो भी बनेगी, क्योंकि सबसे पहली बात करी गई तापमान, इसी से जो चीजें होंगी वो निर्धारित होंगी। तो अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, इसीलिए मैंने कहा 0 के बाद मैंने 23 को परिभाषित किया है। 0 के बाद मैंने ना 10 डिग्री कहा ना 12, सीधा 23, क्योंकि कंडीशन आपने देखी सूर्य की सीधी किरणें इसके ऊपर नहीं जाएंगी। और आपने देखा होगा इसी कारण आप देखोगे जैसे जैसे हम ऊपर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो ध्रुव होते हैं, धीरे धीरे आप देखोगे ठंडक आने लगती है। धीरे धीरे क्या आने लगती है? ठंड आने लगती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का तापमान नहीं बढ़ रहा है वहां पर। जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर के महीनों में, जनवरी के महीनों में ठंड आ जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं कि हमें 12 घंटे से कम मिल रहा होगा, और जहां पर आप देखोगे सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो वहां पर तो बर्फ होगी, और वो आप देखोगे जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि कंडीशन मैंने बताई कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी परिक्रमण कर रही है। ठीक, आगे बढ़ो। तो आगे जब जाएंगे तो यही पर याद करेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक बनेगा 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री होगा आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त हो जाएगा? आर्कटिक वृत्त। बात समझिएगा, कौन सा वृत्त हो गया? आर्कटिक वृत्त। और जो 90 डिग्री पर होंगे वो आपके ध्रुव हो जाएगा, और ये कहलाएगा उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव कहलाएगा? 90 डिग्री पर जो होगा वो आपका कहलाएगा उत्तरी ध्रुव। बात समझो। तो आप देखोगे जब हम उत्तर की तरफ बढ़े तो 90 मिले, और अगर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तब भी हमें कितने मिलेंगे? 90 ही मिलेंगे। तो अक्षांशों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 180 होगी। कितनी होगी? 180 होगी। आगे हो तो यहाँ पर हमने देखा नीचे जब जाएंगे 66.5 में, तो ये नीचे वाला जो 66.5 है ये आपका कहलाएगा अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। कौन सा? अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। तो बात समझो, अगर दक्षिण वाले 66.5 की बात करेगा, बात समझो, दक्षिण वाले 66.5 डिग्री अक्षांश की बात करेगा तो अंटार्कटिक हो जाएगा, और 90 डिग्री पर ये आपका जो हो जाएगा उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आप देखोगे इन चीजों को याद करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम सुपर टेट की करते हैं या टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर आप देखोगे जैव विविधता मायने रखती है। क्या रखती है? जैव विविधता। उससे भी क्वेश्चन आता है, उसको मैं भी यहीं पर खत्म करते चलूंगा। तो सबसे पहले इनको ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें समझ में, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तो आप ध्यान से देखेंगे पर ये चीज समझ लीजिएगा कि जो अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करते हैं वो तापमान के आधार पर करते हैं, और दूसरा हम जलवायु के आधार पर करते हैं, वनस्पति और क्षेत्रफल भी उसी से निकल आता है। ठीक, अब हमने देख लिया है कि डिग्रियों की संख्या अक्षांशों की कितनी है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जैसे आप देखोगे दो अक्षांश हो जाए, ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री अक्षांश हो जाए, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, मतलब बीच की औसत दूरी कितनी होगी? अगर आपसे कह दे कि अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी होगी, तो जो औसत दूरी होती है वो लगभग हमारे 111.11 किलोमीटर हो जाती है। तो इसको भी याद करो कि दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी है? 111.11 किलोमीटर। ठीक, अब आगे आओ। तो अब आगे देखेंगे तो हमने कहा यहाँ से हम कुछ चीजें जैव विविधता समझते चलेंगे। अब जैव विविधता क्या होती है ये हमारे सुपर टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा दोगे तो उसमें भी आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो जब आप देखोगे जब जैव विविधता पढ़ेंगे तो हम इस अपनी पृथ्वी की ही तो पढ़ेंगे। बात समझिएगा कि जैव विविधता में पढ़ेंगे तो हम अपनी पृथ्वी की ही तो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिससे आपको पता चला 0, तो हमने देखा जो भी तापमान हमें प्राप्त हो रहा है वो सूर्य से हो रहा है, और आपको ये भी पता चल गया कि जो 23.5 है उत्तरी रेखा को हम कर्क कहते हैं, और 23.5 दक्षिणी रेखा को हम मकर कहते हैं।
ठीक। अब आप देखोगे मैंने पहला कंडीशन तो यही बोला था कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसके ऊपर प्रकाश नहीं जाएगा। किसके ऊपर प्रकाश नहीं जाएगा? इसके ऊपर प्रकाश नहीं जाएगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, अगर सूर्य का तापमान बात समझो कि यहाँ पर अगर 12 घंटे बढ़ रहा होगा, क्योंकि अगर विभाजित हो रहा है और दिन रात की समयावधि 24 घंटे की होती है। कितनी होती है? 24 घंटे की होती है। अगर 12 घंटे दिन हो रहा होगा और 12 घंटे की रात हो रही होगी तो यहाँ पर हमेशा तापमान सबसे ज्यादा होगा। और अगर तापमान ज्यादा होगा तो आगे चैप्टर्स में हम वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे वर्षा भी सबसे ज्यादा होगी। और जैव विविधता का सीधा मतलब होता है जैव विविधता, और जैव विविधता का सीधा अर्थ होता है जहां पर वनस्पतियों की संख्या ज्यादा हो जाए, जहां पर प्रजातियों की संख्या ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो, वही की जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ बरसात आती है तो आप देखो कि बंजर भूमियों में भी घास उग जाती है, बंजर भूमियों में भी आप देखोगे वनस्पतियां आ जाती हैं और कीट पतंगे आ जाते हैं। और जैव विविधता का अर्थ भी मैंने आपको यही बताया है कि जहां पर वनस्पतियों की संख्या ज्यादा हो, जहां पर आपके कीट पतंगों की भी संख्या ज्यादा हो, जीवों की संख्या ज्यादा हो, वहां की जैव विविधता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वर्षा मिलेगा बताइए विषुवत रेखा पर। और आप देखोगे जब विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो जैव विविधता भी सबसे ज्यादा कहां होगी? विषुवत रेखीय जोन में। तो याद रखिएगा जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पर होगी? सबसे ज्यादा कहां पर होगी? तो आप याद रखिएगा वो होगी आपके विषुवत रेखीय जोन में। कहां पर होगी? विषुवत रेखीय जोन में, विषुवत रेखा पर। अब आपको मैंने यही तो बताया जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आप देखोगे जब 23.5 के ऊपर नहीं जाएगा तो धीरे धीरे ठंडी आने लगेगी, और जब ठंडी आने लगेंगी तो वर्षा ऋतु भी कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा अगर हम ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, किधर? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी आएगी। पहला पॉइंट याद करो कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वर्षा में क्या आएगी? कमी आएगी। दूसरी बात हमने कहा जहां पर वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पर तापमान होगा तभी तो वर्षा होगी। तो अगर वर्षा में कमी आ रही है तो ध्रुवों की ओर जाने पर आप देखिएगा तापमान में भी कमी आएगी। क्या आएगी? तापमान में कमी। बात समझो कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आ रही होगी भैया? कमी आ रही होगी। ठीक। अब बात समझो अगर तापमान में कमी आ रही है, वर्षा ऋतु में कमी आ रही है तो क्या जैव विविधता में कमी नहीं आएगी? क्योंकि मैंने यही तो कंडीशन बताई कि जहां पर वर्षा ज्यादा प्राप्त होगी वहां की जैव विविधता भी काफी मजबूत होगी। तो आप देखोगे अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो यहाँ पर आप देखोगे जैव विविधता में भी कमी आएगी। जैव विविधता, जैव विविधता में कमी आएगी। तो बात समझो 3 पॉइंट याद कर लो, फिर आगे जब पढ़ेंगे जैव विविधता को और अच्छे से कर लेंगे कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। बात समझो अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी आएगी। अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब आप देखोगे हमने तापमान का पता लगाया, क्षेत्रफल भी पता चल गया, सारी चीजें पता चलती चली जा रही। अब हमारी जो रेखा बची है वो हमारी बची है देशांतर। बात जी कौन सी रेखा बची है हमारी? देशांतर। तो आप देखोगे देशांतर से हमने 2 ही तो चीजें कही आपसे कि जब हम देशांतर से क्या पता लगाएंगे? हमारे टाइम का पता चलेगा और हमारी तिथि का पता चलेगा कि हम अपना समय कर लेंगे और हमारी तिथि आ जाएगी। अब पहली बात करेंगे तो जैसे सबसे पहले किस स्थान पर कौन सा समय हो रहा होगा, ये हमारा देशांतर बनेगा। तो पहली चीज समझो कि जो देशांतर है वो ध्रुवों को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? देशांतर हो जाएगी। ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? देशांतर हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे आप सभी को पता है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो यही तो पृथ्वी का एक चक्रण हो जाता है, और एक चक्रण आप देखिएगा पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है।
तो अगर हम दो गोलार्धों में बांट रहे हैं तो आप देखोगे इसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखिए हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगाने में जो समय ले रही वही तो दोनों गोलार्धों में है, तो 12 घंटे पूर्वी गोलार्ध को दे सकते हैं और 12 घंटे किस गोलार्ध को दे देंगे? पश्चिमी। याद रखिएगा ये टाइम है और ये भी क्या है? टाइम है। तो आप पहली बात ध्यान से देखेंगे कि जब आप देखोगे एक चक्कर लगाने में इसे कितने डिग्री घूमना पड़ता है? 360 पूरा इंडिया। तो अगर 360 घूमना पड़ा तो आप देखेंगे 180 देशांतर आपके पूर्व में हो गए और 180 देशांतर आपके कहाँ हो गए? पश्चिम में हो गए। तो आप याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो देशांतरों की संख्या सीधे याद रखिए कितनी है भाई? 360। कि देशांतर की संख्या कितनी है भाई? 360 होगी भैया। अब आगे बढ़ो, तो जब आगे देखेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक देशांतर पर बढ़ने में कितने मिनट लगेंगे। 180 देशांतर है 12 घंटे। तो अब यहाँ से एक देशांतर भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि एक देशांतर बढ़ने में कितने मिनट का समय पड़ता है। एक देशांतर में पर बढ़ने में कितना समय पड़ता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने देखा देशांतरों की संख्या हमारी 180 है, टाइम हमारा कितना है? 12 घंटे। इसको सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को पता है कि हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 0 से करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 6 18 और 3 12। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एक देशांतर में कितने मिनट का समय बढ़ रहा है? 4। बात समझिएगा, एक देशांतर पर कितने मिनट का समय बढ़ा? 4 मिनट का बढ़ा। बात समझिएगा, एक देशांतर पर याद कर लो कितने मिनट का बढ़ा? 4। हमने रटा नहीं, हमने देखा कि ये कैसे होता है। ठीक, आगे चलो। तो यहाँ पर ये जो 0 डिग्री हमने माना ना देशांतर, इस 0 डिग्री को हमने माना है विश्व का समय रेखा से। क्या? विश्व की मानक समय रेखा। अच्छा, विश्व का मानक समय। तो विश्व का मानक समय जो है, विश्व की मानक समय रेखा जो है वो 0 डिग्री है। और ये जो 0 डिग्री है आपसे कभी कह सकता है कि विश्व का मानक समय कहाँ से लिया है? तो ग्रीनविच लंदन से लिया। कहाँ से लिया है? ग्रीनविच लंदन से लिया। बात समझो, दो कंडीशन कि किस देशांतर को विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं? तो 0 डिग्री। और ये मानक समय रेखा हमने कहाँ से ली है? तो ग्रीनविच लंदन से लिया। अब एक कंडीशन आती है, अगर हम पूर्वी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो 1 मिनट पर एक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ेगा। अगर वही हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो एक देशांतर पर 4 मिनट घटेगा। इसीलिए ध्यान देखिएगा कि भारत पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ पर है? भारत पूर्वी गोलार्ध में। और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। कौन सा है? 82.5 डिग्री। इसे मैं रख पढ़ता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये आप देखिएगा विश्व का मानक समय 0 डिग्री है, पर भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5। याद रखिएगा कि भारत की मानक समय रेखा, किसकी? भारत की। अब जो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे। कितना आगे? 5.5। अब ये कैसे आगे? बात समझो कि ये कैसे आगे हो गया, इसको यहाँ देखते हैं। तो 5.5 घंटे आगे हो गया। तो ध्यान देखिएगा कि 1 डिग्री पर कितने मिनट बढ़ते हैं? 4। तो 82 डिग्री पर कितने मिनट हो गए? 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 328। और आधा डिग्री पर कितना? 2। तो कितने आ गए? 330। तो अब आप देखो इसको भाग कर देंगे 60 से। तो यहाँ आ गया, ध्यान से देखिएगा 5 6 का 30, 5 घंटा 30 मिनट। इससे भी याद करो। और ये जो भारत की मानक समय रेखा भैया ये ली गई है मिर्जापुर से। कहाँ से ली गई है? मिर्जापुर से। बात समझो कि कहाँ से ली गई है? मिर्जापुर से। अब एक बात कहते हैं, इससे तुमने समय निकाल लिया कि समय कैसे निकालेंगे? कि अगर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय को प्लस करते चले जाएंगे और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो समय को माइनस करते चले जाएंगे। और माइनस कितना करेंगे भैया? एक देशांतर पर 4 मिनट। कितना करेंगे? एक देशांतर पर 4 मिनट। आओ आगे। तो अब आगे देखेंगे, ये तो मैंने समय निकाल लिया। अब हमारी बची तिथि। बात समझिएगा, अब हमने समय निकाल लिया, अब हमारी बच गई तिथि। तो अब तिथि निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा कि जब हमारी पृथ्वी गोल है, तो यहाँ से अगर हम गोल की बात करेंगे तो ये ध्यान से देखिएगा 180 और फिर ये 180। तो अब आप देखोगे जैसे ऐसे है, तो हम अगर यहाँ से 20 से ऐसे काट देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
और उसको एक साथ मिला दें तो ध्यान से देखेंगे 180 इधर है और 180 इधर है। तो अगर हम इसे गोल करें तो आप देखिएगा 180 और 180 पश्चिम 180 पूर्व एक ही गोला एक ही रेखा पर पड़ जाएंगे दोनों। और ये जब एक ही रेखा पर पड़ जाएंगे तो ये 180 जो होती है ये कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि। क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बात समझो, अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं तो 180 डिग्री देशांतर कौन सा हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब आप ध्यान से देखोगे अगर ये ध्रुवों से ध्रुवों को मिला देंगे तो जो पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर स्थल खंड है और एक जल खंड है। जल खंड को हम महासागर कहते हैं और स्थल खंड को हम महाद्वीप कहते हैं। बात समझिएगा, स्थल खंड को हम महाद्वीप कहते हैं और जल खंड को महासागर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन महासागरों से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन महासागरों से गुजरती है? तो सब उत्तर का महासागर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर। कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर। और दूसरी जब बात करेंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा मिल जाएगा? तो प्रशांत महासागर मिल जाएगा, प्रशांत महासागर। आगे जब बात करेंगे तो प्रशांत महासागर में ही दो सागर पड़ते हैं। एक आपका पड़ जाएगा बेरिंग सागर और दूसरा आपका पड़ जाएगा चुक्सी सागर। तो इसे भी याद करो और याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देखोगे आपका देशांतर भी खत्म हो गया और इसको आपने सीख लिया होगा। तो ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर देख लेते हैं जिसमें कोई समस्या ना है। तो हमने कहा कि हमें यहाँ से केवल समय निकालना है और तिथि निकालनी है, और सारी चीजें मैं पीछे निकाल चुका हूँ। वहां से वर्षा, जैव विविधता, तापमान सब पढ़ लिया, ठीक। और जब ग्लोब हम तापमान के आधार पर पढ़ेंगे तो कुछ चीजें और जोड़ लेंगे वहां पे। तो अब हमने देखा कि 0 डिग्री मान लेते हैं। हमने कहा ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई? वो आपकी देशांतर रेखा हो गई। अब आगे चलेंगे तो हमने कहा कि जो हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है तो अपने अक्ष से अक्ष पर घूमती है, तो वो अपने अक्ष पर से अक्ष पर जब आती है तो वो आती है एक बिंदु से एक दूसरे उसी बिंदु पर वो आती है 24 घंटे में। तो हमारे पास 24 घंटे हैं, तो 12 घंटे मैंने पूर्वी गोलार्ध को दिए, 12 घंटे मैंने पश्चिमी गोलार्ध को दिए, और एक चक्कर लगाने में हमें 360 लगते हैं। तो 180 इधर आ गए, 180 इधर आ गए, तो यही देशांतरों की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। अब हमने देखा कि 12 घंटे तो हमने आपको दिखाया था 720 मिनट हो जाएंगे, और 720 मिनट को 180 से भाग दे देंगे तो एक देशांतर में कितने मिनट आ गए थे? 4। ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि एक देशांतर पर कितने मिनट बढ़ते हैं? तो 4। और मैंने कहा अगर पूर्वी गोलार्ध में जाओगे तो टाइम प्लस होता चलेगा, एक देशांतर पर 4 मिनट। अगर हम पश्चिमी गोलार्ध में पढ़ेंगे तो एक देशांतर पर 4 मिनट माइनस होता चला जाएगा, ठीक। और मैंने कहा 180 पूर्व 180 पश्चिम एक ही जगह पर पड़ जाता है, जिस कारण वही आपसे कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दूसरी पार्ट भी निकाल लिया कि तिथि का निर्धारण करेंगे, ठीक। और तिथि रेखा किन महासागर से गुजरती है? तो आर्कटिक महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है, और किस सागर से गुजरती है? बेरिंग सागर से, चुक्सी सागर से। ये तो हुई भैया आपके विश्व की कुछ बातें, कुछ लाइनें जिनका प्रयोग हम भारत के भूगोल में करेंगे। जिनका प्रयोग हम कहां पर करेंगे? भारत के भूगोल में करेंगे। जब हम आगे भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको एक पॉइंट समझ में आएंगे कि हमने क्यों पढ़ा था। जैसे आज आप जीपीएस लिखते हो, वैसे हम पहले स्थितियों को इन रेखाओं से तय करते हैं। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, और हम चाहेंगे कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे हमारी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी क्लास पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमारा YouTube चैनल है प्रयाग एकेडमी उन्नाव। और अगर हमारे साथ आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो कमला भवन पन्नालाल पार्क में हमारी जो क्लासें हैं प्रयाग एकेडमी की वो संचालित हैं। आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों को जय हिंद।